हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नज़र सैयद अली मुश्तबा के साथ। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से बात हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव की। उसके वजह क्या हुई, उसके नतीजे क्या हुए। और आपने एक जो इंटरव्यू सैयद अली मुश्तबा साहब का था, उसी दौरान बहुत पसंद किया। तकरीबन तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने देखा। सैयद अली मुश्तबा साहब बहुत तैयारी के साथ हमारे साथ बात करते हैं और आपको वो हकीकतें बताते हैं जो दुनिया में दूसरे सोर्सेज से आपको नहीं मिलती हैं। आज जो हम उनसे बात करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान क्या भारत से फिर पंगा मोल लेना चाहता है। क्या उसको जो दुनिया भर में सपोर्ट मिल रही है, क्या उसके मानी ये हैं कि मोदी जी और भारत तन्हा पड़ गए हैं? क्या कुछ है? क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह से, जैसे कहते हैं ना मुहावरे की जबान में, सोना बरस रहा है, इस तरह से पाकिस्तान पर कई मुल्क और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फिदा हो गई हैं। ऐसा लगता है कि शायद उनकी चाहत पाकिस्तान ने पूरी कर ली है। अगर ऐसा है तो भारत के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें भारत अगर तन्हा पड़ रहा है तो इसके नतीजे देश भर को भुगतने पड़ेंगे। और क्या ये मोदी जी से कोई बड़ी गलती हुई है इस तरफ बढ़ करके? क्या कुछ है, इन सब पर बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप अपने गांव में, माने गांव शेखपुरा बिहार में आप हैं, और वहां रहते हुए भी आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या देख रहे हैं इस सब में? जी बहुत बहुत शुक्रिया काजम साहब। मेरे सामने को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम लोग चर्चा का आगाज जो है वो एक समझ लीजिए चर्चा पे ही करेंगे, डिस्कशन पे ही करेंगे। और जो अभी बर्निंग क्वेश्चन है जो कि इंडिया के अंदर, और मैं पाकिस्तान की भी मीडिया को, सोशल मीडिया को, वो सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ। तो अभी जो बर्निंग सवाल जो हमारे और आपके तरह के हमारे सामईन के, कि क्या इंडिया और पाकिस्तान का या पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध होगा कि नहीं, इस सवाल का जवाब जो है वो अलग अलग तरह से अलग अलग लोग जो है वो दे रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। पाकिस्तान में भी जो है युद्ध की तैयारी चल रही है। अब वो क्यों चल रही है पाकिस्तान में, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अपने सामईन को बताना चाह रहा हूँ। और क्योंकि मैं कुछ मतलब डिटेल्स जान रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। पहली बात तो यह है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान फाइनेंशियली बहुत कंफर्टेबल हो गया। हम्म। चारों तरफ से डॉलर उसके पास बरस रहे हैं। उन्होंने अभी जो है वो वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन उसको जो है 10 साल के लिए कर्जा दिया। हम्म। उससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो लगभग 1.2 या $2 बिलियन जो है वो उनको मिल गया। अभी ये कल की खबर है कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने भी कोई $2 बिलियन उसको दे दिया। रशिया ने जो है वो 4 या 5 बिलियन डॉलर जो है उसके पुराने यूएसएसआर के कोई फैक्ट्री वगैरह था वो बंद पड़ा था, उसको खोलने के लिए और ये करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। तो मैं, इसका लब्बो लबाब यही है कि पाकिस्तान अभी फाइनेंशियली बहुत कंफर्टेबल, वो 10 दिन या 20 दिन का वॉर देख सकता है, हम्म। उसके पास पैसे की कमी नहीं। हम्म। और ये अभी बहुत राइट टाइम है मतलब पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो आप जानते हैं हमेशा जो है वो चंदे की सरकार है वो। हम्म। लेकिन अब वो चंदा उसको इतना मिल चुका है कि वो अब बहुत रईस हो। तो पहली बात ये है। हम्म। दूसरी बात ये है कि वो अपने आप को मिलिटरली जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है। अभी उसने 35J35 हम्म। चाइना से जो है उसने ऑर्डर कर दिया है और अगस्त के महीने में मिलने वाला है। और वो तरह तरह के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ये सारी इक्विपमेंट्स और उसके साथ उसका जो गोली है और जो हार्डवेयर है, वो सारी चीजें वो जमा करना। तो ये दोनों पॉइंट है। और तीसरी बात जो ये है कि ट्रम्प सरकार पाकिस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के साथ नहीं। रशिया जो है वो पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ। चाइना तो है ही है, मतलब वो पाकिस्तान। तो ये तीन चार वजूहात जो हमारे सामने लग रहे हैं या हमें लग रहा है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अनुकूल, मतलब हम्म। कंड्यूसिव एटमोस्फियर बना रहा है।
कि वो ये बहुत ही मतलब वो बड़े हिंदी भाषा में अगर हम कहें या बड़े लोकल भाषा में कहें कि मौके पे चौका मार, हम्म, तो हम्म, यही मौका है उसके लिए चौका मारने की। हम्म, अगर ये मौका अगर वो छोड़ देगा तो फिर कुछ नहीं होगा। हम्म, अब उसको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि उसकी वॉर ऑब्जेक्टिव क्या है, हम्म, किस लिए वो वॉर पे जा रहा है। हम्म, तो वॉर ऑब्जेक्टिव तो उसके पास पहले से ही बना हुआ है। हम्म, वॉर ऑब्जेक्टिव तो कश्मीर उसके लिए पहले से बना हुआ है, तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता है। हम्म, जबकि चाइना भी जो है, चाइना ने भी और अमेरिका ने भी उसके सोवरेंटी को गारंटी कर दिया कि आपकी सोवरेंटी को कोई नहीं छू सकता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसी फोरम से कि मुझे लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल में ही 2027 से पहले एक युद्ध हो जाए। हम्म, अब उसका युद्ध का क्या होगा फैसला वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पाकिस्तान एक तो आप जानते हैं कि वो हमेशा से अफगानिस्तान में लड़ता आया है, पख्तूनख्वा में लड़ता आया है, बलूचिस्तान में लड़ता आया है। उनके सिपाही जो हैं वो हर वक्त मतलब तैयार हैं जंग के लिए। वो तो जंग लड़ते ही रहते हैं, मर जाते हैं या मार देते हैं, यही काम है उनका। तो उनको अब वो जितने उनके जो फौज है उनको जो है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एलओसी पे लाने में कोई उनको बहुत फर्क नहीं है। और जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है अभी कि इस जो ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपरियरिटी जो है वो हासिल कर दिखा दिया दुनिया को। और ये सुपरियरिटी मैं बता रहा हूँ ये एयरफोर्स की है। और जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि चाइना ने उसको इलेक्ट्रॉनिक मतलब स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसका सैटेलाइट दे दिया। और मैं आपको और बहुत बारीकी बताऊं कि इंडिया ने 115 जेट एयरक्राफ्ट जो है जमा कर लिए थे वहां पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान को अटैक करने की। और पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी थी कि हर एक जेट को वो देख सकता था, और उसका इग्निशन अगर ऑन होता है यहाँ भारत के जमीन पे तो पाकिस्तान को मालूम हो जाता। और उसने अपना रडार अगर सेट कर लिया तो उसको खत्म भी कर सकता, खत्म भी कर सकता। ये जो है ये स्पेस टेक्नोलॉजी जो चाइना ने दिया है, तो ये सब टेक्नोलॉजिकल जो सिक्योरिटी है वो भारत के पास नहीं है। उसको मोबिलाइज करने पड़ेंगे। भारत के साथ जो कमी यह है कि उसका हार्डवेयर जो है वो रशिया के पास है, और वो सारे मतलब कारतूस और बारूद और गोले और ये सब तो सब बाहर से आते हैं उनके। तो इंडिया की प्रिपरेशन अभी जो है वो नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और पाकिस्तान जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। कुछ विशेषज्ञ का कहना है कि 6 महीने जाड़े के वक्त में युद्ध होगा, जब बर्फ जो है वो मतलब पिघलने लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च इस वक्त। तो अभी मैं आपको मतलब मैं अलार्मिस्ट नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इंडिया के बरक्स पाकिस्तान की का जो है पल्ला, पल्ला नहीं, चिप जिसको कहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसके पास, आर्म्स एंड टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी है। तीसरी बात यह है कि अभी सारे देश जो हैं उसको मतलब अपने साथ लगाए हुए हैं, तभी तो उनको पैसे दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो ये मैं पहली बात जो है आपसे कहना चाह रहा था कि युद्ध का वातावरण या माहौल जो मोदी साहब ने बनाया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये अभी नहीं थमे। ये अभी नहीं वो तो थमेगा। मोदी अब मैं ये समझना चाहता हूँ मुश्तबा साहब के, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान को लोन और जिसे आपने चंदा कहा, इतना बड़ा अमाउंट पाकिस्तान को इस जंग के दौरान और जंग के फौरन बाद मिला। क्या इसे ये समझा जाए कि जहां जहां से, देखिए मिसाल के तौर पर आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यहां फैसला लेने की हैसियत अमेरिका की रहती है अक्सर। तो क्या वजह है कि भारत के खिलाफ लड़ने वाले मुल्क को ये तमाम ताकतें मजबूत कर रही हैं? क्या ये एक एक तरह से उन ताकतों का पाकिस्तान प्रॉक्सी के तौर पर भारत से लड़ रहा है? भारत से क्या नाराजगी है कि ये तमाम मुल्क या ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल बैंक वगैरह सब मदद कर रहे हैं? क्या क्या वजह हो सकती है? देखिए ये तो साफ साफ है, वजह बहुत साफ है। 2014 से इंडिया का जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वो बीजेपी सरकार ने टर्न अराउंड कर दिया। इंडिया इज नॉट अ सेकुलर कंट्री, जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है।
मोदी सरकार के कैबिनेट में या मोदी सरकार के जो 500 या 240 मंत्री हैं या 240 एमपी हैं, उसमें कोई भी मुसलमान नहीं, कोई भी क्रिश्चियन नहीं। तो बाहर के जो लोग हैं वो तो देख ही रहे हैं ना, 15% मुसलमान है, 3% या 2% क्रिश्चियन है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। दूसरी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में एक नफरत का माहौल है और उस नफरत की आग में मस्जिदें मिसमार हो रही हैं, चर्च के ऊपर आग लगाया जा रहा है, मणिपुर चल रहा है, मतलब बुलडोजर चल रहा है यूपी में। तो ये जो इन्होंने जो तांडव मचाया हुआ है यहाँ भारत के अंदर, मतलब अपने ही लोगों को वो मार रहे हैं राजनीति करने के। अब ये ऑपरेशन सिंदूर को अगर आप देख लीजिए तो इस ऑपरेशन सिंदूर का क्या हासिल हुआ और क्या मकसद? मकसद था सिर्फ यही कि हम भारत के हिंदुओं को यूनाइट करें सिंदूर के नाम, और जो हिंदू हैं वो हमें वोट, यही। भाई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो कोई था नहीं, मिलिट्री वालों ने तो कोई ऑब्जेक्टिव बनाया ही नहीं, और इनका भी इतना हाफ हार्टेड था अटेम्प्ट था कि हम जो है वो यहाँ से मिसाइल छोड़ देंगे और उनके 25-30 आदमी को मार देंगे, भले ही वो टेररिस्ट हो चाहे ना हो, क्योंकि वो टेररिस्ट नहीं थे, वो तो एक मतलब जन आबादी पर जो है आपने गोली चला दी। तो जो हमारे सेना भी लोग थे वो भी बहुत इंथुजियास्टिक नहीं थे अटैक करने के लिए, वो तो पॉलिटिकल प्रेशर था जिसकी वजह से उन्हें वो करना पड़ा। अब उसके बरक्स क्या हुआ कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिरा दिए इंडिया के। अब ये जो है मतलब नंबर्स देने में अब तो चल रहा है, अब तो एक्सेप्ट भी कर दिया हमारे सीडीएस चौहान साहब ने कि 4 है कि 5 है कि 6 है, इसी पे बात चल रही है, लेकिन जहाज तो हमारे गिरे। उसके बाद इंडिया ने 9 तारीख को जो है फिर अटैक कर दिया, मतलब एक उनके एयर बेसिस पे और अलग अलग जगहों। उसके अगेंस्ट में इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के उस पर अटैक कर दिया। तो अब ये सारी चीजें जो है ये तो आप और हम आप जान नहीं रहे हैं, हम लोग तो खबर देख रहे हैं, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको इस पूरे चीजों को इंटरनेशनल लोग भी तो देख रहे हैं, और वो भी तो ओपिनियन ओपिनियन बनाने का वो भी हक रखते हैं कि कौन सही है कौन गलत, पाकिस्तान विक्टिम है या पाकिस्तान एग्रेसर। यानी यानी तो एक तरह से भारत के अंदर नफरत की सियासत जो है उसकी वजह से दुनिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भारत से नाराज है और उस वजह से वो पाकिस्तान के साथ हैं। एक चीज तो ये सामने आई, लेकिन इसको क्या इस तरह से देखा जा सकता है कि भारत में मोदी जी ने बीजेपी को बार बार जिताने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब सऊदी अरब से वापस आए और दौरा छोड़ करके सीधे बिहार गए, पहलगाम नहीं गए, बिहार में जाकर के इलेक्शन रैली उन्होंने एड्रेस की। तो क्या क्या अपने यहाँ के इलेक्शन जीतने के जुनून में भारत को जंग एक के बाद एक जंगों में झोंकने का इंतजाम भी क्या मोदी जी ने कर दिया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा इन्होंने मतलब जो कहते हैं ना कि ये इवेंट की सरकार है। 2014 से हम हर 4-5 महीने में एक इवेंट देख रहे हैं, कभी नोटबंदी हो जाता है, कभी जीएसटी लग जाता है, कभी आर्टिकल 370 हो जाता है, कभी जो है स्टेट खत्म हो जाता है, कुछ न कुछ इवेंट। अभी सिंदूर बांट रहे हैं, अभी जो है वो शायद विड्रॉ कर लिया उन्होंने, लेकिन पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट आया, आपने देखा नहीं होगा, बाकायदा वीडियो पे है कि 1 नेशन 1 हस्बैंड। ये तो यानी वो घर घर सिंदूर बांटने का जो वो किया गया था उसके जवाब में ये बात आई। इससे देखिए अभी तक बीजेपी 1 नेशन 1 लीडर, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन क्या क्या वन करने जा रहे थे, हालांकि ये फेडरल स्टेट है, यानी यूनियन ऑफ इंडिया है, और यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब यह है कि सभी स्टेट्स को अपने अपने तरीके से सरकारें चलानी है और ये मिलकर के भारत बनता है। तो ये 1 नेशन 1 हस्बैंड तक की भी बात अगर कोई कह रहा है, चाहे वो छेड़ने के लिए कह रहा है, चाहे वो मजाक के तौर पर कह रहा है, लेकिन मोदी जी को इस पर सोचना चाहिए। हालांकि वो अपनी बीवी से अलग ही रहते हैं, ये पर्सनल चीजों पर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन बहरहाल अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान को मदद दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं,
और जिस चीन की उस टेक्नोलॉजी का जो आपने जिक्र किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस्म की कोई चीज है जो आसमान से ही देख लेती है कि कौन सा जहाज अब स्टार्ट हो रहा है। तो क्या क्या हमारी कोई तैयारी है ऐसी? हम कहाँ खड़े हैं? देखिए इसके बारे में भी मैंने कुछ सोचा था और मैं आपसे बताना चाह रहा था। हम्म, देखिए मतलब 22 तारीख को पहलगाम इवेंट हुआ, वो सब जानते हैं। हम्म, 6 तारीख को इंडिया ने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर किया, अटैक किया। हम्म, अब ये समझ लीजिए कि 12, 14, 15 दिन का जो वक्फा था, हम्म, इस पे 1 to 1 मिलिट्री के साथ हमारे हमको नहीं लगता है कि मोदी साहब ने अपना स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को समझ पाए। हम्म, और मिलिट्री वाले भी जो लोग थे, तीनों सेना के जो लोग थे, उनको इन्होंने कह दिया कि हमने आपको खुली चीट छूट दे दी है, आप जो करना है कीजिए। ये तो उन्होंने कह दिया था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी हिदायत दी थी कि आपको वहां पे अटैक करना, हम्म, आतंकवादी बेसिस पर अटैक। अब ये लोग जो थे, ये ज्यादा प्रेशर पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर थे, ना कि मिलिट्री असेसमेंट किया था पाकिस्तान। क्योंकि अगर मिलिट्री असेसमेंट होता तो कभी भी वो ऑपरेशन सिंदूर नहीं हो। क्योंकि जब आप जा रहे हैं, आपका आपके पास 60 किलो वेट है, आप 100 किलो वेट वाले से कैसे लड़ लीजिए? हम्म, 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 ये तो टू फ्रंट वॉर था ना। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान जो है वो सामने था, चाइना पीछे था। ये असेसमेंट असेसमेंट मोदी जी ने किया था क्या? हम्म, 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 क्या चाइना प्लस पाकिस्तान को हिंदुस्तान आज के डेट में या कभी भी वो देख नहीं सकता है? हम्म, इंडिया हरा नहीं सकता। तो अब आप लड़ने गए थे तो छेड़ करने गए थे ना। हम्म, और ये सोच करके आए कि हम तो जैसे मुसलमानों को पीट लेते हैं, मार लेते हैं, बिल्डोजर करा देते हैं, लंच लिंच करा देते हैं, कश्मीरियों को 370 करा देते हैं, पाकिस्तान के साथ भी वही करेंगे। हम्म, अब नतीजा देखिए कि अपने फंदे में वो खुद फंस गए। हम्म, अब कितना भी झूठ बोले, कितना भी वो डेलीगेशन को ले जाए। अब देखिए अगले अगले मतलब महीने में शायद 22 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है। वहां क्या होगा, वो भी ऑपरेशन सिंदूर तो वहां भी चलेगा। हम्म, तो ये अभी तो राहुल ये गांधी ने, तो यानी हर तरफ से एक तरह से देश को एक नई मुसीबत की तरफ बढ़ा दिया ये जंग शुरू करके, आप ये कह रहे हैं। उधर पाकिस्तान के साथ चीन भी है, रूस भी है, और अमेरिका भी है। ये सभी अगर पाकिस्तान के साथ हैं तो फिर हमारे साथ कौन है? हम ये कहते हैं कि हमारे साथ इसराइल है। इसराइल की वहां पिटाई खुद हो रही है, वो किसी हालत में वहां जान नहीं बचा पा रहा है। अमेरिका उसको नहीं बचा पा रहा है हूथियों के हमले की वजह से। अब हम क्या इसराइल के सपोर्ट को ऐसी कोई बराबर की सतह दे सकते हैं कि ये चीन, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान के साथ और हमारे साथ इसराइल रह के क्या कर लेगा? नहीं, इसके लिए तो पागल आदमी होगा वही हाँ बोलेगा। अगर कोई हमारी तरह, हमारे जो आका नहीं दोस्त जो है हमारे मोदी साहब, वही बोलेंगे कि हाँ हम लड़ लेंगे, हम तो चाइना ठीक से है। भी लड़ लेंगे, अमेरिका से भी लड़ लेंगे, पाकिस्तान से भी लड़ लेंगे, रशिया से भी लड़ लेंगे। वो हम्म, पागल ही आदमी बोल सकता है। ठीक अब है। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यही है कि अगर आप करेक्ट असेसमेंट, अगर आपके पास मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, आपके पास तोप और तोप, बंदूक और बंदूक, कारतूस और कारतूस, और प्लेन बाय प्लेन अगर आप करेंगे, तो आप कोई भी मतलब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्याम मानिक शाह जो हमारे डेकोरेटेड सोल्जर थे, जो कि मतलब फील्ड मार्शल थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को मना किया था कि आप पाकिस्तान को ना छेड़े, हम्म, उनको उसके अपने हद में रहने दे। वो हम्म, अगर आप छेड़ेंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाए। अब मैं आपको दो बातें बता देता हूं आपके माध्यम से। एक, हम्म, अगर ये वॉर हुआ हम्म, तो इंडिया का नक्शा बदल जाए। हम्म, ये मैं आपको बता रहा हूं। कहां बदलेगा ये आपको भी मालूम है और सारी दुनिया को भी मालूम है। हम्म, क्योंकि वो वॉर का एक ऑब्जेक्टिव होगा, वो अपने ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ेंगे। इंडिया डिफेंसिव वॉर लड़ेगी, ऑफेंसिव वॉर नहीं लड़ेगी। हम्म, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। वो ये आ रहा हूं कि अब जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं या जयशंकर साहब हैं, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने, जयशंकर साहब ने गुजरात में कहा था कि पाकिस्तान इज इररिलेवेंट, हम्म, वी डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान, इंडिया हैज नो टाइम टू टॉक टू पाकिस्तान। आज के डेट में आकर के टीवी पे बोले यही भाषा, हम्म, क्या वो बोल सकते हैं? हम्म, हम्म,
कि पाकिस्तान इज नॉट रिलेवेंट। फिर वही बात हो जाएगी कि अगर आप पागल हैं तभी बोलिएगा, या तो आप यानी पागल हैं यानी या यानी आप यानी पाकिस्तान को अकेले असेस ना किया जाए, ये गलती भारत शायद करता रहा है। ये समझता है कि वो छोटा मुल्क है, हम बड़ा मुल्क हैं, हमारे पास फौज ज्यादा है, उसके पास फौज कम है। बहुत आमतौर पर तो जनरल असेसमेंट आमतौर पर इसी तरह से किया जाता है। लेकिन जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान की मदद की है, और चीन भारत का भी दुश्मन है, उसने लद्दाख में कितनी जमीन पिछले कुछ वर्षों में कब्जा कर ली। और वो जो जिस जोग्राफिया के बदलने की आप बात कर रहे हैं, कश्मीर का कुछ हिस्सा चीन के हाथ में है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में है। हम चीन के हाथ में जो कश्मीर का हिस्सा, उसके बारे में कभी बात नहीं करते। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है, वो हमारे मुल्क का अभिन्न अंग है, तो ठीक है। आपने मोदी जी ने कहा था कि 6 महीने में, अगर इस बार 2024 में हमारी सरकार बन गई तो 6 महीने में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे। अब का क्या वो सारे ख्वाब रह जाएंगे? क्या लगता है आपको, अगर यहां तक बात पहुंच गई तो? नहीं, देखिए, अब जो अभी का जो माहौल है, इस माहौल में तो पीओके, गिलगित बाकी बल्तिस्तान, मतलब केपी जो कहलाता है, मतलब ये जो है गिलगित बाल्टिस्तान जो उनका वो है, और पीओके है। और फिर जो काराकोरम हाईवे के साथ जो उनका सी पैक चल रहा है, वो जो एरिया है जो कि चाइना के हाथ में है, तो इसको तो भूल जाए, इंडिया के पास कैपेबिलिटी नहीं है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया एक ट्राई एंगल पे बैठे हुए हैं। तीनों की बॉर्डर जो है वहां पे लग रही है। चाइना भी मतलब हैंडशेक डिस्टेंस पे है, पाकिस्तान भी हैंडशेक डिस्टेंस पे है, इंडिया भी हैंडशेक डिस्टेंस पे है। तो ये जो एग्रेसिव पोस्चर था कि हम जा करके पीओके लेके आएंगे, अब तो रिवर्स होने वाला है, जो अभी फिजा बनी हुई। आप घर से इलेक्शन के माहौल में आप कुछ भी बोल दें कि हम अमेरिका पे, वाशिंगटन पे अटैक कर देंगे, हम बीजिंग पे अटैक कर देंगे, तो आप बोलते रहिए, उसका कोई नोटिस लेने वाली बात। और ये भी बात है, दो चीज में, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 1947 या 1950 के बाद से कि कश्मीर का मुद्दा फिर जो है बिल्कुल, मतलब जैसे दूध उबलता है ना, उबाल जो आ जाता है, वो फिर वो मोदी साहब ने कर दिया, ये बोल करके कि अब तो हमको बात ही नहीं करना है। जयशंकर साहब बोल रहे हैं कि हमें बात क्या करना है, आप हमें पीओके दे दीजिए, बात खत्म हो गई सारी चीजें। तो दुनिया तो जान रही है ना कि इसका बैकग्राउंड क्या है। वो हमारे ट्रम्प सरकार की, वो ट्रम्प साहब जो है, उनकी अपनी हिस्ट्री है कि 1500 साल पुराना डिस्प्यूट है, और 2 सेंचुरीज ओल्ड डिस्प्यूट है। तो वो उनकी अपनी समझ है। हम जो है उसमें 10 बार उन्होंने कह चुके हैं, एक दो बार नहीं, 10 बार उन्होंने, 10 से 11 बार जो है कश्मीर का मुद्दा जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मतलब मेंशन किया। तो ये सब चीजें जो है, ये किसके कहने से हुई है, किसके वजह से हुआ है। और वही उसका जो आप रूट कॉज मांगेंगे हमसे, तो मैं यही जवाब दूंगा कि जो हमारी मोदी सरकार का ये हिंदुत्व की जो पॉलिसी थी, सेकुलरिज्म को उलट करके उन्होंने जो है, अब आप ये देख लीजिए आप कि अब जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्हें, अब सेकुलरिज्म उन्हें दिखाई पड़ रहा। एमजे अकबर को, आपके असदुद्दीन ओवैसी को, सलमान खुर्शीद को, अब तो उनको चुनने भी नहीं मिल रहे हैं कि कितने मुसलमान हिंदुस्तान में जिनको हम डेलीगेशन में ले जाए। इसका कौन जिम्मेदार है? अगर उनके अपने एमपी मुसलमान होते तो वो क्यों जाते असदुद्दीन ओवैसी को लेने के लिए? आप समझ रहे हैं? अब मुसलमान को नहीं जरूरत पड़ गई, सेकुलरिज्म की उनकी जरूरत पड़ गई, तो अब वो सेकुलरिज्म करने लगा। सोफिया कुरैशी को ले आए इस स्पोक्समैन बनाने के लिए। तो मैं चलते चलते ये बता देता हूं अपने सामने को कि जब वक्त पड़ा था गुलशन पे, जब वक्त पड़ा था गुलशन पे, हमसे ही लहू का दान लिया, और मेरे ही लहू के छींटों से होली भी मनाई लोगों ने। जी जी जी, ये वाकई ये हिंदुस्तानी मुसलमानों की कहानी है जो आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में रखी। वाकई यानी मुसलसल 2014 से सैकड़ों की तादाद में मॉब लिंचिंग हो जाना, सैकड़ों मकानों पर बुलडोजर बगैर कानूनी कार्रवाई के फिर जाना, कितनी मस्जिदों को डिस्प्यूटेड बना देना, और पार्लियामेंट के अंदर कोई अपना मुसलमान मेंबर ना हो ये ले आना, और हर जगह जहां भी कोई मुसलमान नाम आ जाए तो उससे चिढ़ना।
लेकिन अब डिप्लोमेसी में मुसलमानों से ही मदद ली जा रही है, यानी ये कहलवाया जा रहा है, यानी बिल्कुल ऐसा है, अगर अगर जमीर ना बेचे हों लोगों ने तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कनपटी पर बंदूक रख करके ये कहलाया जाए कि हमारे हाल बहुत अच्छे हैं। तकरीबन यही बात कहने ये मुसलमान एमपी और लीडर वहां पर गए थे, जबकि भारत के अंदर कितनी नफरत का सामना करना पड़ रहा है और मुसलमानों में बड़ी समझदारी आई है। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं कि इतनी तालीम की कमी होने के बावजूद मुसलमानों के दरमियान कोई गुस्सा नहीं कर रहा, ये तमाम चीजें हो रही हैं और दूसरी तरफ से गुस्सा दिलाने की ही कोशिश होती है। अच्छा, अब वो बात थोड़ी सी अधूरी रह गई कि भारत की कोई तैयारी है अगर ऐसा कुछ हो जाए तो? देखिए, मिलिट्री जो विशेषज्ञ हैं उनका तो यही कहना है कि इंडिया को वॉर के लिए अब प्रिपरेशन करना पड़ेगा, किसी वक्त भी वॉर हो सकता है और इंडिया को मैच करना पड़ेगा टू फील्ड वॉर के लिए। क्योंकि चाइना ने दो बातें कह दी हैं। एक बात तो ये कह दिया है कि चाइना का जो बाउंड्री है इंडिया से वो दो 3034 नहीं है, जो कि इंडिया कहता है कि वो, उन्होंने कहा कि अब 2000 बाउंड्री है। लद्दाख हमारा पार्ट। तो उसके लिए भी भारत को तैयार रहना पड़ेगा कि अगर ये कोई वॉर हुआ तो लद्दाख पे चला जाए, चाइना आके बैठ जाएगा लद्दाख की। दूसरा ये है कि अगर कोई और वॉर हुआ तो कश्मीर चला जाए। तो ये सब चीजों के लिए आप कितना भी प्रिपरेशन आप कर लें आज के डेट, आप मैच नहीं कर सकते। आप मैच नहीं, बोलने को तो आप कुछ भी बोल दीजिए, आप बोलने के ऊपर तो लगाम नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको जेल नहीं भेज रही है, आप तो प्रधानमंत्री। अब आप जो है, जो घोड़े पर बैठ कर करके जो आप हिदायत दे रहे हैं और इलेक्शन ढूंढवा रहे हैं, उससे नीचे आ जाइए जमीन पे। और ये जो सारे लोग हैं जो कि अभी पाकिस्तान के साथ है, इनसे कहिए कि आप मध्यस्थता करके हमें टेबल पर बैठवा दीजिए, हम टेबल पर बात करने के लिए, तभी वॉर जो है वो अवॉइड हो। यानी भारत को अब पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं। और और भारत का अब तक कहना ये रहा है कि हम भारत और पाकिस्तान ही बात कर सकता है, और फिर ये भी कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और ये भी कह दिया कि मोदी के नसों में जो है वो खून नहीं गर्म संदूर बहता है। ये सारी बातें जो कहीं, और वो घर घर संदूर भेजने का जो प्लान था वो बीच में रह गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि आप क्या हमारे रिश्तेदार लगते हैं, आप हमें संदूर काहे के लिए भेज रहे हैं भाई। यह खवातीन के लिए संदूर एक ऐसी चीज होती है हिंदू समाज में खास तौर पर, कि वो बिल्कुल पर्सनल एक चीज है जो शौहर और बीवी के बीच के रिश्ते की बात कही जाती है। तो जो मजाक पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने किया कि वन नेशन वन हस्बैंड, तो वाकई बहुत ही वो चिढ़ाने वाला मजाक है, और मोदी जी को उसे समझना चाहिए। देश की जो 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 नेचर है वो हिंदू मुसलमान सारे मजहबों के लोग एक साथ मिलकर के इस मुल्क को तरक्की करके यहां तक लेकर के आए, और अब आप उसे तबाह करना चाहते हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है। आखिर में कंक्लूड करने के लिए कुछ खास बात अगर कहना चाहते हो तो मुश्तबा। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने मतलब कुछ दौरा किया था ईरान का और तुर्की का और शहबाज अजरबैजान। शरीफ ने, शहबाज शरीफ शहबाज, जी, उन्होंने 3 चीजों की पेशकश की थी अगर मोदी जी और जयशंकर साहब बात करने के लिए तैयार है। एक तो उन्होंने कहा कि ट्रेड खोल दीजिए, ट्रेड को जो है बंद मत कीजिए, वाघा बॉर्डर खोल दीजिए और ट्रेड जो है आपस में जैसे ट्रेड हो रहा था उसी तरह से ट्रेड को आगे बढ़ाना। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि पानी का जो मसला है वो पानी के मसले पे आप बात कीजिए, क्योंकि वो बार बार इंडस वाटर चला रहा है। अब मैं एक आध मिनट आपको लूंगा इंडस वाटर पे। इसमें अभी चाइना के जो बहुत बड़े मतलब उनके गवर्नमेंट के अधिकारी हैं और विक्टर वाओ करके उनका कुछ नाम है, उन्होंने एक बाकायदा इंटरव्यू दिया था। उन्होंने इंडिया को हिदायत दी थी कि जो भी आप करना चाह रहे हैं इंडस वाटर को बंद करने के लिए, तो कोई और भी आपका पानी बंद कर सकता है, क्योंकि जो इंडस का टैप है वो तिब्बत में है, चाइना का हिस्सा। तो इंडस वाटर को वाटर को अगर बंद करना चाहता है तो चाइना भी बंद कर सकता है।
तो वो भारत के अंदर ही नहीं आएगा, तो भारत क्या बंद करेगा चाइना? इस बात को समझना होगा कि चाइना जब चाहे इंडस वाटर को ड्राई कर सकता है, टैप को बंद कर सकता है। और वही नहीं, जो उधर अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ, आसाम होता हुआ और बंगाल होता हुआ ब्रह्मपुत्र रिवर जो जो आता है भारत के अंदर, उसको भी वो बंद कर सकते हैं। तो ये धमकी जो दे रहे हैं कि मैंने इंडस वाटर बंद कर दिया, इंडस वाटर बंद कर दिया, अब जो उन्होंने मोदी साहब ने कहा था अबेयंस, हमने उस ट्रीटी को अबेयंस कर दिया। अब बहुत दिनों के बाद हमें मालूम हुआ कि अबेयंस का मतलब क्या होता है। तो ये मालूम हुआ जो ऑपरेशनल के डायनेमिक्स है कि मेट्रोलॉजिकल जो सिग्नल होते हैं कि अब बाढ़ आने वाला है, अब जो है इसके फ्लो कम होने वाले हैं, इसी को अबेयंस कहते हैं। और यही जो है, ये जो 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 खबरें हैं, ये पाकिस्तान को वो इंडिया शेयर नहीं करे। तो ये तो बहुत बड़ा कोई बात नहीं हुआ, हमारी मीडिया ने लेके उड़ लिया कि भाई हम तो पानी बंद कर देंगे और ये कर देंगे। वहां से भी जो है वो आ रही थी कि आप पानी बंद कर देंगे तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे, हाफिज सईद और कौन कौन लोग जो है इस तरह की बात करें। और तीसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था वो था कि इंडिया जो है अब वो वापिस आ जाए तंग और टेररिज्म और इससे एक एक खुशगवार माहौल में कश्मीर की बात करें, क्योंकि ये 80 साल से मसला चला आ रहा है, ये कब तक और चले? हम देंगे नहीं, हम लेंगे, हम लेकर रहेंगे, यही तो चल रहा है, यही तो चल रहा है। तो इसका जो कई सारे फॉर्मूले हैं, मुशर्रफ के 4 पॉइंट फॉर्मूले हैं। सरताज अजीज साहब ने जो है, जो पाकिस्तान के एक जमाने में फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने फॉर्मूला दिया था। हजारों फॉर्मूले जो है गोडाउन में रखे हुए हैं, उसको निकाल के बैठिए और देखिए। बहुत सारे जो है वो चीजें हैं, कश्मीरी आवाम को रिलीफ दीजिए। आपने जो है स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया है, 370 बंद कर दिया है, मतलब और उससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? वहां टैंक चलवा दीजिए, गाजा बना दीजिए, यही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? तो उनकी तरफ से ये 3 पॉइंट पे बात करने की पेशकश आई है। अब ये देखना है कि 2027 में अगला इलेक्शन होने वाला है। अब मैं ये लास्ट बात आपसे कंक्लूड कर दूं, 2 ही चीज होने वाली, या तो युद्ध होगा 2029 में होगा सब, नेक्स्ट इलेक्शन 29 तक तो टाइम है ही है मोदी साहब को, बिल्कुल। तो या तो युद्ध होगा उससे पहले, और युद्ध में अगर भारत जीत जाएगा तो मोदी साहब आ जाएंगे वापस। अगर युद्ध में भारत नहीं जीतेगा तो क्या होगा हमारा और क्या होगा मोदी साहब का, कोई नहीं जानता। बिल्कुल। दूसरा जो पहलू है या दूसरा पस मंजर है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर बात करने पे राजी हो जाए तो कुछ रास्ता हम लोग तय कर सकते हैं, एक फ्रेंडली नेबरहुड के माहौल में। तो यही तो रास्ता मुझे पड़ता है, या तो वो बातचीत पे आए या नहीं तो आप और कर। यही मेरा कंक्लूजन है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। बहरहाल वो जो वाजपेयी जी भी कहा करते थे कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, दुश्मन बदल सकते हैं। तो वो पड़ोसी के साथ अगर आपको रहना है तो जाहिर है पड़ोस के साथ साथ ताल्लुकात को भी बेहतर करने की जरूरत है। और जो दूर से आने वाली ताकतें होती हैं वो हमेशा फायदा उठाती हैं। और पड़ोस में अगर बिजनेस नहीं होगा, बहुत ही बुनियादी उसूल है, अगर पड़ोस में आपस में बिजनेस नहीं होगा, दूर से सामान आप लाएंगे खरीदेंगे, उस पर खर्चा ज्यादा होगा और आपकी आवाम पर ज्यादा बोझ पड़ेगा, मुल्क और तेजी से गरीब होगा। यह भी एक फॉर्मूला है जो बहुत सादा समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने बहुत ही इंसाइट दी और पाकिस्तान के साथ कितने मुल्क खड़े हुए हैं, भारत को एक तरह से तनहा कर दिया गया है। मोदी जी ने नफरत की सियासत को बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान तक ले गए और वहां इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी हुई है भारत के खिलाफ। ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। ऐसे सिनेरियो में भारत के लिए आने वाला वक्त मुश्किल हो सकता है। इसको समझने और सुलझाने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये मैं समझता हूं कि हमारी सरकार अच्छे से सोचे, गौर करे और जो नेशनल इंटरेस्ट में है, जो मुल्क के फायदे में है, वो फैसला करे, ना कि पार्टी के फायदे को सर्वोपरि रखे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।